रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। कि रुकावट आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। आज अपन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो माइनर टेस्ट पेपर 7 है, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और लेवल 1 का ये पेपर है, इसके अंदर आपको पूरे 150% देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, रीड के कलाम के द्वारा जो जितने भी पेपर आयोजित करवाए गए हैं, उन सभी को मैं एक एक करके आपको यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवा दूंगा। बाकी PDF मैंने सभी की टेलीग्राम पर डाल रखी है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है यहाँ पर, कालीबंगा से दोहरी जुती हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से दोहरी जुती हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले साथियों प्राक हड़प्पा कालीन। ठीक है, प्राक हड़प्पा कालीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सम्मिलित नहीं है। देखो, कालीबंगा तो व्याघ्र अंकन वाली मोहर मिली है कालीबंगा से, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आहड़ चित्रित दूसर मर्दबांड, तो ये चित्रित दूसरे मर्दबांड या आहड़ से नहीं मिला साथियों। ठीक है, चित्रित दूसरे मर्दबांड वाली जो सभ्यता है वह कौन सी सभ्यता है, तो उसका नाम है बेराट सभ्यता। कौन सी है? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता है। और जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता काले और लाल रंग के मर्दबांड यहाँ पर मिले थे आहड़ में। ठीक है, बाकी चित्रित दूसरे मर्दबांड वाली सभ्यता कौन सी है? बेराट है। गणेश्वर सभ्यता करपस वर्णी मर्दबांड मिले यहाँ पर, और बेराट में संकलिपि के प्रमाण मिले हैं। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। देखो, कालीबंगा में कांसे के बेल ये नहीं मिले थे। ठीक है, कांसे का दर्पण मिला था। स्वादान RS 37 यहाँ पर मिला है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति भी यहाँ पर मिली है। कौन क्या नहीं मिला कालीबंगा में? कांसे का बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य से जुड़े हुए थे। आहड़ सभ्यता देखो, रतन चंद्र अग्रवाल है, हसमुख धीरजलाल है, VN मिश्र है, PL चक्रवर्ती है। ये सभी ही आहड़ के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। इसमें जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ये सभी के सभी आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आहड़ सभ्यता के संबंध में सही कथन है। आहड़ के बारे में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ से 3 मोहरें मिली है, बिल्कुल जो विदेशी व्यापार का प्रमाण है। ये पहला यहाँ पर क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ से पत्थर के बांध निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, नहीं। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में शैल चित्र मिले हैं, ये भी नहीं मिले। ऊँट की हड्डियाँ मिली है, ये भी नहीं मिला। तो यहाँ पर पहला ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, आहड़ सभ्यता से मिले साक्ष्यों का चयन कीजिए। बात हो रही है आहड़ की। देखो, 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली है आहड़ से, ये सही है। पूजा की थाली भी यहाँ पर मिली है। टेराकोटा से निर्मित बेल मिला है, और 2 मोहर का चूल्हा भी यहाँ पर मिला है। यानी ये सभी आहड़ से ही मिले हैं। ठीक है, इसमें जाएगा 3 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है? देखो, 1978-79 में विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है, तो ये तो सही है पहला। यहाँ से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, तो बिल्कुल छल्लेदार मिट्टी के बर्तन गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं, ये भी सही है। यहाँ से मिश्र धातु के प्रमाण मिले हैं, जो कि गलत है। ठीक, और यहाँ से पत्थर से निर्मित भवन मिला है, ये भी सही है। 3 नंबर यहाँ पर क्या है? गलत। देखो, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कीचक महल का संबंध किस स्थल से है? कीचक महल, तो कीचक महल बेराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेराट से किस धातु की 28 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है? बेराट से, तो यहाँ पर आ जाएगा रजत मुद्राएं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बालाथल सभ्यता के संबंध में निम्न पर विचार करें। बालाथल सभ्यता, देखो VN मिस्र के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था, बिल्कुल पहला सही है। यहाँ से 11 कमरों का विशाल भवन भी मिला है, ये भी सही है। यहाँ से हाथ से बने कपड़े का टुकड़ा मिला है, बिल्कुल मिला है। यहाँ से मुड़े हुए पैर वाले व्यक्ति का स्वादान मिला है, ये भी सही है। यानी सत्य कथन सभी के सभी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा
1। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि बालातल से लोहा गलाने की कितनी भट्टियाँ मिली हैं। बालातल सभ्यता है, यहाँ से लोहा गलाने की कितनी भट्टियाँ मिली हैं। तो यहाँ पर जाएगा साथियों 5 भट्टियाँ। कितनी मिली है? 5। 12 नंबर क्वेश्चन है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इसमें जाएगा G.H. ओझा। G.H. ओझा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर में अर्णवराज चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 14 पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाइए। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाइए। देखो सबसे पहले आ जाएगा भंडानक, ठीक है, 1 नंबर पर आ जाएगा ये। इसके बाद में आएगा चंदेल 2 नंबर पर, फिर चालुक्य 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर जाएगा घेड़वाल, यानी इसमें जाएगा 3 नंबर, 2 1 3 4। 15 नंबर क्वेश्चन है ईसामी के अनुसार उलुग खान ने किस दुर्ग का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था? इसमें जाएगा जैन दुर्ग। 16 नंबर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के समय राजपूतों से युद्ध करते हुए खिलजी की सेना नायक को प्राण गंवाने पड़े थे। यहाँ पर जाएगा साथियों नाहर खान। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जालोर की चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे? जालोर की चौहान शाखा के संस्थापक थे कीर्तिपाल। अगला क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले सिरोही का चौहान शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले सिरोही का जो चौहान शासक था वो था अखेराज। कौन था? अखेराज। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था परसिंह हाड़ा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मराठाओं का राजस्थान में पहली बार प्रवेश के समय बूंदी का शासक कौन था? तो बूंदी का शासक यहाँ पर बुद्ध सिंह था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वह शासक जो स्वयं को कृष्णदास कहता था, स्वयं को कृष्णदास कहता था, राव भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांगरोल 12 का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मांगरोल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह होता जालिम सिंह और महाराव किशोर सिंह के मध्य। समझ आएगा 4 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने मान्यता कब प्रदान की थी? तो यह जाएगा 1838 में। कब की थी? 1838। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कछवाहा शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कछवाहा शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दौसा। कौन सी थी? दौसा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मान सिंह ने राज्याभिषेक बाद सर्वप्रथम किसे मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? इसमें जाएगा गिद्धौर के पूर्णमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बिहारी को शासक के दरबार में आश्रय प्रदान था? कवि बिहारी, वहाँ पर जाएगा मिर्जा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1734 में हुड़ा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों में सही सम्मिलित नहीं है। देखो जोधपुर का विजय सिंह नहीं था, जोधपुर का कौन था? अभय सिंह था। जोधपुर का शासक कौन था यहाँ पर? अभय सिंह, ठीक है। और नागौर का भक्त सिंह था, कोटा का दुर्जन सिंह था, और बूंदी का दिलेर सिंह था। तो पहला ही यहाँ पर क्या है, इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी राइट आंसर जाएगा 1 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कछवाहा शासक शिवाजी जय सिंह के संबंध में सही कथन नहीं है। देखो हुड़ा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता की थी, तो देखो ये गलत है पहला ही। हुड़ा जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो पहला गलत है। नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था, ये सही है। और नाहरगढ़ सुदर्शन किले का निर्माण भी करवाया था इन्होंने, शिवाजी सिंह, ये भी सही है। अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न करवाया, ये भी सही है। तो पहला क्या यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवाहा गठबंधन बनाया गया था? तो विजय सिंह व प्रताप सिंह, विजय सिंह प्रताप सिंह। अगले क्वेश्चन है कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार कीजिए। देखिए सबसे पहले आएगा इसमें गोवक प्रथम 1 नंबर पर, फिर चंद्र राज आ जाएगा, फिर आएगा वागपति राज 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर गोविंद तृतीय, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 30 में। क्वेश्चन नंबर 31 है
कि नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक था। तो जैसलमेर का शासक था हरे राय। 32 नंबर है, दिग्विजय जल महलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो ये बदन सिंह। क्वेश्चन नंबर 33, 1879 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाला भरतपुर का शासक कौन था? तो भरतपुर का था जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 34, करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आ जाएगा गोपाल पाल। क्वेश्चन नंबर 35 है, आबू की परमार वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पर आ जाएगा धूमराज। 36 नंबर है, मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक से शुरू होती है? तो इसमें जाएगा रजिल। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। देखो देवल, नीलगुड और करड़ा है, इन तीनों में प्रतिहारों को क्या कहा गया? गुज्जर कहा गया। तो इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो नारायण की उपाधि नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक वत्सराज के संबंध में सही नहीं है। वत्सराज, देखो इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, बिल्कुल ये सही है। इसके समय ओशे के मंदिर समूह का निर्माण हुआ, ये भी सही है। देखो इसके दरबार को नागावलोक दरबार भी कहते हैं। तो नहीं, ये गलत है। नागावलोक दरबार कहते हैं नागभट्ट प्रथम के दरबार को। नागभट्ट प्रथम के दरबार को कहते हैं नागावलोक दरबार। ये गलत हो गया। इसके दरबारी उद्योतन सूर्य ने कोले माला की रचना की थी, ये भी सही है। इसमें हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, संवर साहित्य के किस रियासत में प्रचलित थे? तो यह जाएगा टोंक रियासत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राव चंद्रसेन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। देखो 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया। तो ये तो सही है। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को अपनी रणनीति में प्राथमिकता दी थी। और राव सुखराज, सुजा, देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है। इसमें जाएगा पहला ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जोधपुर में आना सागर का निर्माण करवाया था? आना सागर जो झील है इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? अति रंगदे। ठीक है, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पाटन का युद्ध कब हुआ था? तो पाटन का युद्ध हुआ था जून 1790 को। जून 1790। 44 नंबर क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि में मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा निर्धारण बिंदु रखा गया था। तो यहाँ पर जाएगा सोजत पाली। अगला क्वेश्चन है, गिरीश महल का युद्ध कब हुआ था? गिरीश महल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था और शेषा सूरी और राव मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है? नागर अपभ्रंश, तो पुरुषोत्तम मेनारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया है? यहाँ पर जाएगा 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि धावड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? धावड़ी बोली तो यह बोली जाती है उदयपुर में। धावड़ी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इस बोली का प्रयोग सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में मिलता है। इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बोली पर गुजराती एवं मारवाड़ी प्रभाव भी है। उपयुक्त कथन किस बोली से संबंधित है? यहाँ पर जाएगा साथियों हाड़ौती बोली। इसमें जाएगी हाड़ौती बोली। क्वेश्चन नंबर 50 है, मोडिया लिपि का आविष्कार किसने किया था? मोडिया लिपि, इसका आविष्कार टोडरमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामयी राजस्थान अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इस अभियान का जो शुभारंभ है
7 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से किया गया। तो पहला सही है। इस अभियान का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, 21 से 23 मार्च तक राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार व संवर्धन हेतु जयपुर में, यहाँ पर जयपुर में विजयदान देथा साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था। इसमें जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, 13 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने, किसने? मदन लाल दिलावर ने, तो यहाँ पर जाएगा कोटा में पाटली नदी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया था। इसमें जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार के द्वारा 25 योजना या कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देख, योजना कार्यक्रम और संबंधित विभाग, पंचगौरव योजना आयोजना विभाग, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान पंचायती राज विभाग, लाडो प्रोत्साहन योजना महिला अधिकारिता विभाग, अटल प्रगति पथ ग्रामीण विकास विभाग। इसमें पूछा क्या है, कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें केवल 2 युग्म सही सम्मिलित है। कितने हैं? 2। 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। तो पहला ही गलत है, ये 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। कब तक? 31 मार्च 2029 तक की प्रभावी रहेगी। तो पहला गलत है। इस नीति के अंतर्गत राजस्थान में 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्कों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। तो ये सही है। इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। ये भी सही है। इसमें सत्य कथन है बी और सी, केवल बी और सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 हेतु गठित महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? यहाँ पर जाएगा कल्पना चौधरी। 57 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में सऊदी अरब में आयोजित 30 एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? यहाँ पर जाएगा लक्षिता महलावत। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इस पखवाड़े का आयोजन 8 से 22 अप्रैल तक किया गया। इस पखवाड़े के आयोजन में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। तो पहला और दूसरा यानी ए और बी दोनों के दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा राज्य की पहली पिंक पीएचसी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह आ जाएगा खंडवा झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य उत्तम ग्राम उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सी? मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। 3 नंबर इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, 19 अप्रैल को अजमेर में आयोजित स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी स्मृति व्याख्यानमाला और अभिनंदन समारोह के दौरान मेवाड़ गौरव सम्मान से प्रदान किया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में गुवाहाटी असम में आयोजित 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 19 बालक वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो यहाँ पर जाएगा अवलोकित सिंह। क्वेश्चन नंबर 63, HCM रीपा जयपुर में आयोजित लोक सेवा दिवस 2025 समारोह के दौरान निविदा आधारित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में नवाचार करने हेतु किसे व्यक्तिगत श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर धीरज कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वर्मिक्यूलाइट खनिज के भंडार खोजे गए हैं? तो यहाँ पर जाएगा कौन सा? अजमेर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, 1 से 4 मार्च तक इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया।
तो पहला ए सही है। ठीक है, इस मेले का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया, तो ये गलत है। देखो इस मेले का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। सत्य कथन केवल ए सत्य है, इसमें केवल ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि, देखो भावनाओं का प्रत्यक्षण ये तो है, विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग भी है, भावनाओं को समझना भी है, संवेदी अनुभव ये नहीं है, समझ आएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो यहाँ पर आ जाएगा व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो पहली है क्रिस्टलाइड बुद्धि, इसमें जाएगा कैटल। लेवल सेकंड बुद्धि, इसमें जाएगा जेनसन। विशिष्ट योग्यता, इसमें जाएगा स्पीयरमैन। और बुद्धि लब्धि विलियम स्टर्न। 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2, 3 यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? देखो पहला है एलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है, तो ये तो सही है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिक अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये भी सही है। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, ये गलत है। और अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों तथा आकृतियों के द्वारा होता है, ये सही है। तो यहाँ पर जाएगा 3 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रस्टन के द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? इसके द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा। तो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को अनुभव करना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना एवं इसे प्रबंधित करना। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर जाएगा देखो 71 में मेयर एवं सालोवी, मेयर एवं सालोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखो संवेगों की आत्म अवधारणा, तो ये नहीं है। ठीक है, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण है, संवेगों का प्रयोग करना और संवेगों को समझना, बाकी सभी इसमें आ जाएगा, पहला इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से कौन सा भाटिया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का एक सहायक परीक्षण नहीं है जो उन्होंने स्वयं तैयार किया? यहाँ पर आ जाएगा देखो पास एलोंग टेस्ट, पास एलोंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संबंध में सही नहीं है? बुद्धि के संबंध में देखो बुद्धि परिमार्जन व परिवर्तन संभव है। ठीक, बुद्धि का परिमार्जन और परिवर्तन संभव है। बुद्धि ज्ञान व समृद्धि है, तो ये गलत है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति में विवेकशील चिंतन और संचार करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? 2 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है, उक्त कथन किसका है? तो बर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन है। देखो प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है, ये तो सही है। मंद बुद्धि व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, ये भी सही है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है, ये भी सही है। सीमांत मंद व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य होती है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी 70 से 79, 70 से 79 के मध्य होती है एक सीमांत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पर आ जाएगा असत्य कथन कौन सा? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 77 असम्मिलित छांटी त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैटल ने दिया? नहीं, त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है ये जॉन बी कैरोल के द्वारा दिया गया था। और त्रिविमीय सिद्धांत मिलबोर्न ने दिया था। त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। यहाँ पर जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 एक बच्चा चित्रकला में अच्छा है किंतु गणित में औसत ही निष्पादन कर पाता है, स्पीयरमैन के अनुसार यह किस कारक से समझ सकते हैं? तो यहाँ पर जाएगा विशिष्ट कारक। क्वेश्चन नंबर 79 एक बच्चा गार्डनर के विचार के अनुपालन में स्थानीय बुद्धि में कुशल है
ऐसे बच्चे को भविष्य में किस क्षेत्र में जाना चाहिए? तो यहाँ पर जाएगा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, टर्मन ने किस बुद्धि को महत्वपूर्ण बताया था? इसमें जाएगा अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 81 है, RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो यहाँ पर जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में इस वर्ष किए गए संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशक्त बालक को जोड़ा गया? यहाँ पर जाएगा 2012। क्वेश्चन नंबर 83 है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत परिभाषित विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित है? देखो, समुचित सरकार के द्वारा नियंत्रणाधीन विद्यालय, निर्दिष्ट प्रवर्ग विद्यालय, फिर सहायता प्राप्त विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय, यानी सभी के सभी इसमें शामिल है। 4 नंबर जाएगा इसमें ABCD। क्वेश्चन नंबर 84 है, RTE अधिनियम 2009 में समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर बच्चों के आसपास स्कूल स्थापित करने के कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में है? तो जाएगा धारा नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्य नहीं है? तो देखो, समय पर पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम विहित करना, ये इसमें है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करना, ये नहीं है। ठीक है। धारा 4 के तहत विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया तय करना, प्रारंभिक शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। 85 में जाएगा कौन सा? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86, RTE अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। तो देखो, प्रवासी परिवारों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, ये इसमें है। शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करना, ये भी धारा 9 में है। अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों का रिकॉर्ड रखना, ये इसमें शामिल नहीं है। ए और बी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, RTE अधिनियम 2009 की धारा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा, यानी ECCE उपलब्ध कराने का उल्लेख है। तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों धारा नंबर कौन सी है? 11 में। धारा 11, प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क व अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना संबंधी प्रावधान RTE अधिनियम 2009 की धारा में किया गया है। तो 13। क्वेश्चन नंबर 89, RTE अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है। देखो, धारा नंबर 14, प्रवेश के लिए आयु का सबूत, धारा 14 में है, ये तो सही है। धारा 15 में क्या है कि प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाना, ये 15 में है। धारा 18, देखो धारा जो 18 है ये किससे संबंधित है? तो ये है कि मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते। तो ये है धारा 18 में। और अनुसूची में संशोधन करने की जो शक्ति है ये कौन सी में है? तो ये धारा 20 में है। ये धारा 20 में है। तो ये गलत है यहाँ पर। कौन सा? 3 नंबर। ठीक है। और धारा 22 में क्या है? विद्यालय विकास योजना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो यहाँ पर आ जाएगा देखो समुचित सरकार। समुचित सरकार। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ष 2019 में किस धारा में किए गए संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया? समुचित सरकार 5 या 8 शिक्षा में उत्तीर्ण होने के बच्चे को उस कक्षा से रोक सकती है। यहाँ पर धारा नंबर 16। अगला क्वेश्चन है कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 18 के अंतर्गत मान्यता समाप्त किए जाने के बाद स्कूल चलाने पर जुर्माना होगा। कितना जुर्माना होगा? 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट है कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से कम से कम देखो 3/4 कब कितना 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षकों में से होंगे।
तो यहाँ पर जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 94, RTE अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार के द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें NCTE। नेक्स्ट है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा। यहाँ पर जाएगा इसमें 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षणिक प्रयोजन के कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। देखो 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, विधानसभा व संसदीय चुनाव, पंचायती राज स्थानीय निकाय के चुनाव। इसमें जाएगा सभी के सभी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर जाएगा 21A। ठीक है, 21A। क्वेश्चन नंबर 98, RTE अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो यह अधिनियम 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था। यह अधिनियम भारत के गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियमित संख्या 35वां अधिनियमित हुआ। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। इसे 20 जुलाई 2009 को लोकसभा में पारित किया, नहीं 20 जुलाई 2009 को इसको राज्यसभा में पारित किया गया था। ठीक है, राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में कब पारित किया गया इसको, तो लोकसभा में किया गया था 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं, बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा क्या है यहाँ पर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, RTE अधिनियम 2009 के किस अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर जाएगा अध्याय नंबर कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 100, RTE अधिनियम 2009 की धारा 7 के प्रावधान अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को तकनीक सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा शब्द से सम्मिलित नहीं है। देखो पहल है, अनुसंधान है, क्षमता निर्माण है, संगठन निर्माण, ये नहीं है। मिलेगा 4 नंबर। 101 नंबर है कि RTE अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में कुल क्षमता की 25% सीट पर किन बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो देखो इसमें जाएगा तो असुविधाग्रस्त समूह है और दुर्बल वर्ग का बालक, ए और डी सही है इसमें, ए और डी। ठीक है, ए और डी। 102 नंबर है कि यदि कोई विद्यार्थी 10 वर्ष का है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो कक्षा 5 में। नेक्स्ट है कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक बालक को शैक्षणिक सत्र के दौरान कब तक प्रवेश दिया जा सकता है। तो विस्तारित समय अवधि के पश्चात भी दिया जा सकता है। 3 नंबर इसमें सही है। 104 नंबर है, एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षण के दौरान रमन के साथ मारपीट की गई, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का उपलब्ध करती है। यहाँ पर धारा नंबर 17, धारा 17। 105 नंबर है, एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति पदों की संख्या 20 है परंतु वहाँ केवल 14 शिक्षक ही कार्यरत या नियुक्त हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अधिकार अधिनियम की धारा 26 के उल्लंघन हो रोकने के लिए वह न्यूनतम कितने शिक्षक और नियुक्त किए जाने चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा 4 शिक्षक। 106 नंबर है कि निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक की कौन सी भूमिका प्रच्छापागम से संबंधित नहीं है। प्रच्छापागम से संबंधित नहीं है। देखो एक विज्ञान शिक्षक को प्रेरक एवं सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए, ये तो सही है। एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थियों को निर्देशन प्रदान चाहिए, ये गलत है। और एक विज्ञान शिक्षक को परीक्षा अधिगम हेतु प्रतिक्रियाशील वातावरण प्रदान करना चाहिए,
बिल्कुल। एक विज्ञान शिक्षक को आवश्यक सामग्रियाँ एवं सुविधा प्रदान करते हुए मंच निर्माता के रूप में कार्य करना चाहिए। यहाँ पर जाए 2 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बर्टियन पाठ योजनोपागम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है? तो देखो, कर्मिक प्रस्तुतता का सिद्धांत है, चयन और विभक्तिकरण का सिद्धांत, अवशोषण एकीकरण का सिद्धांत, पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत, ये नहीं है इसमें। 4 नंबर। 108 नंबर क्वेश्चन है कि मोरिसन इकाई योजना उपागम मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है? तो यहाँ पर जाए इसमें गेस्टाल्टवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, 5 उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हुए अपने ज्ञान एवं समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? यहाँ पर जाएगा इसमें विस्तार। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ प्रत्यापागम की एक सीमा है? तो इसमें जाएगा, इसमें ग्राह्य दिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। 4 नंबर। 111 नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया? तो रचनावाद आ जाएगा इसमें, रचनावाद। देखो 112 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया के द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? देखो इसमें आ जाएगा कौन सा, अन्वेक्षण दृष्टिकोण। 3 नंबर। 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैगनोन और कोहली के अनुसार ज्ञान निर्माण के तरीके हैं? देखो, शारीरिक रूप से निर्मित, सामाजिक रूप से निर्मित, प्रतीकात्मक रूप से निर्मित और सिद्धांतिक रूप से निर्मित, यानी सभी आ जाएगा इसमें ABCD। 115 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? यहाँ पर जाएगा इंजीनियर छड़ी। 116 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त है? अधिक उपयुक्त होगी। यहाँ पर जाएगा लाइन ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर जाएगा सक्रिय भागीदारिता, सक्रिय भागीदारिता। क्वेश्चन नंबर 118, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का उपयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। तो गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में समझ बैठाने और अपने ज्ञान विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। 1 नंबर यहाँ पर सही है। 119 नंबर, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसे संबंध है? यहाँ पर जाएगा विभेदित अनुदेशन। 120 नंबर है, निम्न में से हार्डवेयर तकनीक में कौन सम्मिलित होता है? तो यहाँ पर जाएगा प्रोजेक्टर। 121 नंबर है, श्रव्य दृश्य सामग्री वे युक्तियाँ हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षण व प्रशिक्षण परिस्थितियों में व्यक्तियों एवं समूह में विचारों के संचार में सहायता मिलती है। इन्हें बहुसंवेदनशील सामग्री के रूप में जाना जाता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जाएगा एडगर डेल का। 122 नंबर की निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल नहीं है। देखो, चलचित्र है, ड्रामा है, कंप्यूटर है, लिग्वाफोन, ये नहीं है।
123 नंबर है, निम्न से श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त है? यहाँ पर जाएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न से प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है। प्रक्षेपी सामग्री एपिस्कोप। नेक्स्ट है, रचनावादी अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इसमें बालक के द्वारा सक्रिय रूप से पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का हस्तांतरण एवं अर्जन किया जाता है। ये तो गलत है। यहाँ पर रचनावाद अधिगम करता है कि सक्रिय भूमिका पर बल देता है और रचनावादी अधिगम व्यक्ति परक है। बी और सी आ जाएगा इसमें, बी और सी सत्य कितना जाएगा इसमें 3 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर जाएगा सिम्पसन। 127 नंबर, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, यानी जीवमंडल, आगार और संबंधित राज्य। तो नोकदेव ये मेघालय के अंदर है, पन्ना उत्तर प्रदेश में नहीं है, मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश MP। ठीक है, और नंदा देवी उत्तराखंड है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश आ जाएगा। 28 नंबर है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, एक तरफ पर्वत है और एक तरफ है महाद्वीप, उनको आपस में सम्मिलित करना है। देखो, रोकीज पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। और एंडीज पर्वत है कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। विराल पर्वत है यूरोप के अंदर और एटलस है अफ्रीका के अंदर। 3, 2, 4, 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आंसर 3 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार विश्व की छत कहलाता है? तो विश्व की छत कहलाता है तिब्बत का पठार। 132 नंबर है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, यानी प्रमुख घास के मैदान और संबंधित क्षेत्र। देखो, पंपास घास के मैदान ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है, डाउल्स ब्राजील में है, लानोस ये यूरोप में नहीं है। ठीक है, लानोस जो घास के मैदान है ये भी कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है, और प्रेरी है उत्तरी अमेरिका के अंदर। ये क्या हो गया? तीसरा गलत। 132 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में शामिल नहीं है? पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल यही शामिल नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तरी पूर्वी भारत और लक्षद्वीप, इसमें जाएगा 1 नंबर। 133 नंबर है कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल रखने वाला राज्य कौन सा है? जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसमें जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 135 नंबर है, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा अत्यधिक विवर्धित प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थिति होती है। तो फोकस बिंदु F पर। 136 नंबर है कि महासागरों में मछलियों का बड़ा दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? अपवर्तन। 137 नंबर है, गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध है। मिलेगा f बराबर r/2। 138 नंबर है, इंट्राओक्यूलर लेंस का उपयोग नेत्र दोष के उपचार के लिए किया जाता है। तो मोतिया बिंद। 139 नंबर, निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। देखो, सौर चुल्ला हुआ उष्मकों में दंत विशेषज्ञों के द्वारा भी होता है। न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी दूरबीन में भी होता है। सोडियम परावर्तक लेंस लैंप में इसमें नहीं होता ये। ठीक है। 140 नंबर है, निम्नलिखित में से पारभासी वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। देखो, घिसा हुआ कांच है, बटर बैटर पेपर है, हल्का रंगीन पानी है, साफ पानी है, ये नहीं है इसमें। 141 नंबर है कि प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताने वाला सिद्धांत कौन सा है? यहाँ पर जाए न्यूटन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रकाश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो,
प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यहाँ पर दोनों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 143 कि यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। यहाँ पर 75% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक माप के क्षेत्रफल का पाई 3 गुना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 145 नंबर है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर है और उनकी परिधि में अंतर 44 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्याएं यानी वृत्तों की त्रिज्याएं होगी, यहाँ पर जाए इसमें 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। 146 नंबर है कि एक वर्ग व समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 पाई 2 है 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हो जाएगा 64 पाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 147 नंबर है एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 540 मीटर है यदि इसकी भुजाएं 25:17:12 के अनुपात में हो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर। 148 नंबर क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 1 से 1/4 गुणा कर दिया जाए उसका नया परिमाप कितना हो जाएगा? इसमें जाएगा 123 सेंटीमीटर। 149 नंबर है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें जाएगा r² सेंटीमीटर। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार भाग की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस भाग की चौड़ाई कितने मीटर है? इसका जाएगा राइट आंसर 16। तो ये था साथियों माइनर टेस्ट पेपर 7। ठीक है, बाकी जो भी टेस्ट बचे हुए हैं एक एक करके मैं सभी को आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। सब्जेक्ट के भी मैं करवाने वाला हूँ जैसे जैसे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।